नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम नीड्स में। आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट और सी टेट एवं सभी प्रकार के टेट के लिए उपयोगी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखिए, मनु बहन से पूरे दिन की डायरी लिखी। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह। देखिए, सफाई वगैरह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कि कातने काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए। वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। डायरी विधा की पवित्रता को समझा। तो किसने लिखा है? गांधी जी के रोचक स्मरण है, इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मन को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो पहला है, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी पे काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए, पहले ही आया है कि डायरी में किस लिए सफाई में वगैरह शब्द का इस्तेमाल कर दी थी। देखिए यहाँ पर सफाई वगैरह की। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति में हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, टिप्पणी लिखा, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो देखिए, गांधी जी ने वगैरह शब्द में अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द की जगह यदि आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को जो का त्यों लिखा जाए। तो देखिए यहाँ पर वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है। कार्य और विचार की क्या नहीं है? अस्पष्टता नहीं है। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा? मना किया। देख लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? तो क्यों कहा देखते हैं। दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? दोनों में समय लगता है, ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद देखिए, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल है, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी की बात की गई है। देखिए, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी की बात की गई है। यहाँ पर देखिए लिखा है, इसमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्रदान प्राप्त होती है। इस कारण से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरी लिखना किस लिए महत्वपूर्ण है? इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन के किए गए जमा खर्च और हिसाब किताब कर सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लीजिए। देखिए, इसमें व्यक्ति स्वयं का हिसाब का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। अब देखिए ये ऑप्शन कैसे कन्फर्म होगा कि यही होगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से गांधी जी ने कहा है कि आसान काम नहीं है, इबादत करने जैसा विधा है, जिसमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए पद्यांश है, तो यहाँ पर आपको अपने भावों के अनुसार और गद्यांश के भावों के अनुसार आपको उत्तर देना होगा। इसमें पूरा पूरा आपको साफ साफ नहीं लिखा रहेगा, इसलिए आपको अपने दिमाग की भी प्रयोग करने की ज़रूरत है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो देखिए गांधी जी प्रतिदिन क्या करते थे? तो पहले ही है कि हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि ये नियम था। तो क्या करते थे गांधी जी? हस्ताक्षर तो करते थे, लेकिन और देखते हैं क्या ऑप्शन है। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी का हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। या चौथा है, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो देखिए यहाँ पर डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, यही देखते थे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसको स्पष्ट रूप से आप देख भी सकते हैं, ऊपर ही लिखा हुआ है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते थे। और गांधी जी
काटने की गत हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए। तो ये वगैरह शब्द का फिर उन्होंने प्रयोग कर दिया। इसके वजह से वो उन्होंने समझाया बाद में। फिर अगला है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास। तो देखिए यहाँ पर प्रतिदिन है, पहला जो शब्द है प्रति, वो क्या है? अव्यय है। क्या है? प्रति क्या है? अव्यय है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसके बाद पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। अब देखिए कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का विश्लेषण किया है, पढ़े हुए कितना समझ में आया, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। तो देखिए पढ़े हुआ कितना पच गया है का मतलब है कि कितना आत्मसात किया, उसको कितना ग्रहण किया। यहाँ पर देखिए गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए यहाँ पर कहा है उन्होंने कि पढ़ा हुआ, ये वाला ये देखिए कितना पच गया है, मालूम हो जाएगा कि जो बातें हुई वो लिखी जाए। तो देखिए इसके ऊपर भी कुछ उन्होंने कहा है, जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसा करने से जो पढ़ा है वो लिखा जाए, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है मालूम हो जाएगा, मतलब आत्मसात कितना किया गया है ये मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या बताइए। का सेवा, कारज, काज या काम। तो कार्य शब्द का तद्भव पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी हाँ, काज। क्या हो जाएगा? काज। तद्भव पूछा है, ठीक है ना, मतलब ये आपका हिंदी, ठीक है ना, तो काज हो जाएगा। फिर इसके बाद विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा? वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या वैचारिक। तो क्या बन जाएगा इसमें? वैचारिक, है ना, वैचारिक। विचार में प्रत्यय, एक प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है? लास्ट में लगता है, वैचारिक, है ना, और उपसर्ग होता तो पहले लग जाता। तो यहाँ पर एक प्रत्यय लगा के वैचारिक बनेगा, है ना, विचार का वैचारिक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। इसके बाद फिर से अब आपका क्या आ गया? काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़ आई, मुझको उठा लिया छाड़ पहुँच कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आ जा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। देखिए कितना अच्छी कविता दी गई है। इसमें क्या है? बचपन शब्द है, देखिए पहला ही है बचपन शब्द है, इसको अपने से आपको लिखना होगा। तो बचपन के बारे में यहाँ पर बार बार प्रयोग आया है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, संज्ञा, है ना। बचपन क्या है? एक संज्ञा को बता रहा है कि बचपन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नंदन बंसी फूल उठी एक छोटी सी कुटिया मेरी का भाव। कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए कुटिया में आनंद उमड़ाया, कुटिया में क्या आनंद उमड़ाया? आनंद उमड़ाया। देखिए यहाँ पर ऊपर ही लिखा गया है इसमें कि ये देखिए रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े। देखिए आनंद की अनुभूति यहाँ पर आई है। कविता को के भाव को आपको समझना होगा, इसमें सेम नहीं बताया जाएगा आपको पूरी तरह से, भाव को समझना ज़रूरी है। देखिए अगला, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उत्पत्ति में तू किसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए बचपन की बात हो रही है, तो बचपन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, इसलिए आपका बचपन ही हो जाएगा। इसमें कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कविता ही पूरी बचपन के बारे में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका 43 है। 43 में देखिए, कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है।
अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में या अपनी माँ की याद में। तो यहाँ पर देखिए बचपन के आनंद की याद में पहले ही पंक्ति में लिखा गया है, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है पहले ही पंक्ति में, ठीक है। अब अगला देखिए, बच्चे की आँखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की या कष्ट की? तो यहाँ पर देखिए बच्चों के आंसू को निकलते देख क्या अनुभूति होती है? तो यहाँ पर बताया गया है आपको कि देखिए, मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चूम गाल गले लगा लिया, गालों से गले लगा लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक प्यार का भाव है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ऑप्शन अब पढ़ना पड़ेगा तब कन्फर्म हो जाएगा। सुख की, विजय की, प्यार की या कष्ट की? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, प्यार की, ठीक है। इसके बाद व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार, व्याकुल व्यथा मिटाने वाले में प्रयुक्त अलंकार तो क्या है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याकुल व्यथा, व्याकुल व्या से व्याकुल, व्यथा देखिए वर्णों का बार बार उसको वर्ण बार बार जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसलिए आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा व्याकुल और फिर व्यथा, व्याकुल और फिर व्यथा, ठीक है ना। चामास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों में व्याकरण सीखना जरूरी है, या बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो यहाँ पर आपका 46 नंबर का है, तो क्या हो जाएगा, देखिए चामस्की ने क्या कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है ना। तो चामस्की ने भाषा अर्जन करने के बारे में कहा है कि जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में भाषा सीखने के लिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका भाषाई विविधता भारतीय कथाओं का सत्य है, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है। भाषाई विविधता के बारे में पूछा गया है, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, भाषिक विविधता, भाषिक विविधता के बारे में पूछा गया है, तो बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। भाषिक विविधता मतलब बहुत सारी भाषाएं, बहुभाषिकता क्लास से है, तो यहाँ पर बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। मौन पठन के विषय में धारणा है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने में धीमी ध्वनि ओंठों से निकलती है, इसे आदर्श भाषण के तुरंत बाद किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकाग्रित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है ना। अब एकाग्रित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, और मौन भाषण को अच्छा भी माना गया है, मौन भाषण को अच्छा भी माना गया है, प्राइमरी के बाद वैसे माना गया है, लेकिन मौन भाषण को अच्छा माना गया है एकाग्रचित होकर पढ़ने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता, सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो देखिए 4 प्रकार के कौशल आते हैं, जिसमें से आपका इनमें से क्या क्या दिया है, सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। देखिए 4 प्रकार के पहला क्या आता है, सुनना, पहला सुनना, फिर क्या होता है, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद क्या आता है, पढ़ना, और फिर आता है लिखना। तो यहाँ पर सुनना है, बोलना है, लिखना है, लेकिन हंसना जो है ये आपका चौथा 4 प्रकारों में से नहीं है, इसलिए आपका हंसना गलत हो जाएगा। इसमें आपका नहीं पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन हंसना गलत हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब सही हो जाएगा इस ऑप्शन में। सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे,
उसे ड वाले शब्दों को अपनी पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे ड वाले शब्दों को सूचना पढ़ने और बोलने का अभ्यास कराने के लिए लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है कि उसे सहजता के साथ, उसे सहजता के साथ, अब देखिए पूरे ऑप्शन पहले पढ़ना पड़ेगा। उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने के लिए लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर प्राइमरी की बात है तो उसको सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसके लिए क्या ऑप्शन हो जाए सही रहेगा? उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये देखते हैं। उसे ड वाले शब्दों की सूचना पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए लेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसे सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन सबसे अच्छा और अच्छा की मिल गया हमें क्या? उसे ड वाले शब्दों की सूचना पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए लेंगे। इसमें सभी आ जाते हैं आपका, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसे ड वाले शब्दों की सूचना पढ़ने बोलकर अभ्यास करने के लिए लेंगे। ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट है 51 आ जाएगा आपका। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या हो जाएगा? बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। देखिए ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मातृभाषा को हमेशा क्या देना चाहिए? वरीयता देनी चाहिए, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, ये देखिए पॉजिटिव है, लेकिन बाद में देखेंगे। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। देखिए यहाँ पर केवल कीवर्ड है, जो कि गलत हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, तो सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं क्या है? निगेटिव है। इसलिए आपका बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान और मानक भाषा में ही परिचय कराना चाहिए। यहाँ पर 51 का क्या क्या बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 51 के बाद 52 में चलते हैं। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? तो दृष्टिहीन उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे। पढ़ाने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उनके वर्णन को विस्तार देंगे। ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 52 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे। ये भी देखते हैं। पढ़ने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, तो ये तो निगेटिव है, इसको छोड़ दीजिए। ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा करना एक गलत हो जाएगा। यहाँ पर धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होना चाहिए। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होना चाहिए। तो आपका 53 का क्या हो जाएगा? पाठ में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। पाठ में दिए गए तथ्यों को पर आधारित होने चाहिए। देखिए पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले, अगर पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछा गया है, इसलिए आप यहाँ पर पाठ में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर कहा गया है। बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए नहीं कहा गया। अगर यहाँ पर पाठ्य पुस्तक हटा दिया जाता और प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता, तब आप पाठ के बाहर जा सकते थे। तो यहाँ पर स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए और लिखावट की सुंदर बनाने में सहभागी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब निगेटिव हो जाएंगे। पाठ में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर कहा गया है इसलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कविता कहानी को कंठस्थ कराना। तो यहाँ पर देखिए आपका 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले तो देखिए यहाँ पर बच्चों के निरंतर परीक्षाएं लेना भी गलत है।
ठीक है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविता को कंठस्थ कराना, ये कंठस्थ कराना गलत हो जाएगा। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, मानक भाषा का प्रयोग क्यों कराएंगे? यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पर कक्षा और कक्षा के बाहर भाषा के प्रयोगों के लिए प्रोत्साहित करेंगे, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रायः बच्चियाँ विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि? तो क्या हो जाएगा? वे भाषा नहीं जानते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं प्रायः विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती, शिक्षक शिक्षिका में व बाकी सभी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 55 का क्या हो जाएगा? भाषा नहीं जानते ऐसा तो हम नहीं कह सकते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है ऐसा भी निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। शिक्षक शिक्षिका व बाकी सभी उनका मजाक उड़ाते हैं ऐसा भी नहीं सकता। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वह प्रायः विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती, जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग को वरीयता कक्षा में ना मिलती होगी इस वजह से। प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही बिंदी बिंदी और कार्यक्रमों की गढ़ती तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। मर्यादाओं, सामाजिक चुनौतियों, धारणाओं। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 56 का? जी हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? धारणाओं। क्या हो जाएगा? धारणाओं। तो प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमियों में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही और क्या हो जाएगा? धारणाओं और कार्यक्रमों की गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज़ों का अर्थ निकालना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पढ़ने में बाधा नहीं है, बाधा नहीं है के बारे में पूछा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिखी हुई चीज़ों का अर्थ निकालना, लिखी हुई चीज़ों का अर्थ निकालना तो ये पॉजिटिव वर्ड है। सटीकता पर ही जोर देना ये निगेटिव है। उच्चारण पर ही जोर देना ये भी निगेटिव है। सारे नियम पहले बता देना तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 57 के बाद 58 क्या है आपका? बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका, बच्चे विद्यालय आने से पहले, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, ये तो गलत हो जाएगा भाई, ऐसा कैसे? सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। सब कुछ लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लेस होते हैं। ठीक है ना? तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो 3, सभी, सीमित, एक। तो क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? सभी लिपियों में कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभव को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना या सुंदर लेख का अभ्यास। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा? लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो अपने अनुभव को लिखना, अनुभव उनका साझा करें, यही सबसे अच्छा रहेगा। बाकी श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना गलत हो जाएगा, सुंदर लेख का अभ्यास, ये सब निगेटिव है, जो आपका यही आंसर सही है। तो ये था आज आपका पूरा 30 प्रश्न। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।